साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पे। ये जो आज का हमारा वीडियो है वो संज्ञा का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकारों को और संज्ञा को कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है वो पढ़ा। दूसरे वीडियो में व्यक्तिवाचक व जातिवाचक का तुलनात्मक अध्ययन हमने देखा। मेरे हिसाब से अगर आपने मेरा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक वाला वीडियो देखा है तो भविष्य में आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, खास तौर पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को लेकर। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों को लेकर। ठीक है, अब ये जातिवाचक के उपभेद शब्द हो सकता है कि आपने पहली बार सुने हो, लेकिन अगर मैं पहला वीडियो आपने मेरा देखा है तो मैंने वहाँ बताया था कि मूल रूप से संज्ञा या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक पिछले में मैंने समझा दिया, जातिवाचक भी समझा दिया। तो जातिवाचक के दो उपभेद होते हैं, इनको आप अलग भेद के रूप में भी पढ़ते हैं, वो होते हैं पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पदार्थवाचक और समूहवाचक को लेकर है, जो कि क्या है, जातिवाचक के उपभेद हैं। अब मैं इनको उपभेद के रूप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए, अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आता है, कोई भी समूहवाचक शब्द है, कोई भी समूहवाचक शब्द है या कोई भी पदार्थवाचक शब्द है, लेकिन आपको जो ऑप्शन मिलते हैं उन ऑप्शन में कहीं भी आपको ना पदार्थवाचक दिखाई दे ना ही आपको समूहवाचक दिखाई दे, तब आपको कौन सा लगाना है? तब आपको लगाना है जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जातिवाचक के ही वो क्या हैं, उपभेद हैं, और उन उपभेदों को मूल भेद मानकर अंग्रेजी के हिसाब से हमारी हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार माने जाते हैं: व्यक्ति, जाति, समूह, पदार्थवाचक और भाववाचक। ये 5 भेद अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिंदी में माने जाते हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में मूल रूप से संज्ञाएं केवल 3 प्रकार की होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का सबसे पहला जो उपभेद है वो है आपका समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, उससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही आप संज्ञा शब्द सुनो तो उस संज्ञा को कन्वर्ट कर लो किसमें? नाम में। ठीक है, तो अब वो हमसे क्या परिभाषा ले रहा है या हमसे क्या बताना चाह रहा है? वो हमसे कह रहा है कि ऐसे नाम या बोध कराने वाले नाम जो किसका बोध कराएं? किसी समूह का बोध कराएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी हम सरकारी परिभाषा ले लेते हैं। सरकारी मतलब जो आज तक चली आ रही है। तो क्या होता है कि वे संज्ञाएं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। क्या हो? व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध हो। अब समूह क्या होता है उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, इसी परिभाषा को थोड़ा सा हम घुमाकर बात करते हैं कि वे संज्ञाएं जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। बात समझ रहे हो? किसका बोध हो? उसके समूह का बोध हो, व्यक्ति का बोध ना हो, ना ही वस्तु का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी परिभाषा को लेकर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, अगर उसने घुमा दिया तो आप घूम भी जाओगे। जैसे सीधी सी बात है, उसने शब्द दे दिया पुस्तकें। क्या दे दिया? पुस्तकें। अब पुस्तकें शब्द दे दिया तो आप इसको देखोगे कि ये एक से अधिक हैं, तो बहुत से लोग इसको समूहवाचक संज्ञा लगाए आएंगे। ठीक है, क्या लगाए आएंगे? समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परिभाषा तो पढ़ी हमने लेकिन उसको समझा नहीं। पर परिभाषा क्या कह रही है कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके समूह का बोध हो रहा हो, व्यक्ति का बोध ना हो रहा हो, ना ही वस्तु का बोध हो रहा हो। अगर हम ये पुस्तकें शब्द को देखेंगे तो पुस्तकें शब्द पुस्तक का क्या है? बहुवचन है, और पुस्तक शब्द क्या है? एक वस्तु है, ना कि समूह। तो बात समझ में आई?
अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कागजों का समूह होता है, तो भाई कागजों का समूह अलग चीज है, पुस्तक एक अलग चीज है। पुस्तक आप एक वस्तु को कहते हो तो ये वस्तु का बोध करा रही है, ना कि वस्तु के समूह का बोध करा रही है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा में तो रखेंगे लेकिन समूहवाचक संज्ञा में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक बार मैं फिर और समझा देता हूं कि व्यक्ति या वस्तु के समूह का जो बोध कराएं वही क्या है, समूहवाचक शब्द है। जैसे मैं कुछ लिखूं, जैसे मेला। अब मेला क्या है, वह स्थान जहां दुकानें बहुत सारी होती हैं, जहां पर क्या बोलते हैं उसे, झूले बहुत सारे होते हैं, उसी स्थान को क्या कह देते हैं, मेला। ठीक है, मेला की तरह से ही बाजार। ठीक है, बाजार की तरह से सेना, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं फिर सभी को मैं समझा दूंगा। सेना है, पुलिस है, जनता है, भीड़ है, और परिवार है, गिरोह है, दल है, सभा है, समिति। ठीक है, और देखते हैं जनता, भीड़, परिवार, गिरोह, दल। इसी तरीके से मंडल, बंडल, गट्ठर, कुंज, कुटुंब, कबीला, और देखो, और मैं लिखता चला जाऊं तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। और कुछ ऐसे शब्द मैं सोच रहा हूं आपको दे दूं कि अगर परीक्षा में आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। और देख लेते हैं हम, जैसे पार्टी है, ठीक है, और कक्षा है। चलो मैं आधी कर दे रहा हूं। अब इनको समझते हैं कि क्या ये व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं या उनके समूह का बोध करा रहे हैं। तो समूह का बोध कराने से पहले समूह समझ लीजिए, समूह क्या होता है। समूह समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए, क्या हुए, बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए। उन लड़कों को इकट्ठा करने के बाद में उस समूह का जो नाम रखा जाएगा वही क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए और वो सभी कैसे थे, नोटोरियस थे, या कहा जाए थोड़े दुष्ट प्रकृति के थे, तो उनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा, गिरोह कहलाएगा। अब गिरोह से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा। गिरोह जब भी बनेगा तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे और उनका जब झुंड इकट्ठा होगा तो देखिए एक शब्द और निकल आया, झुंड। ठीक है, तो झुंड जब उनका बन जाएगा तो उसी को हम क्या कह देते हैं, गिरोह कह देते हैं। तो समझ में आया आपके समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। अब सभी शब्दों को हम एक एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेला क्या होता है, जहां दुकानों का और झूलों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, मेला कहलाता है। बाजार क्या होता है, जहां पर दुकानों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। उसी की तरीके से देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों का जो समूह होता है वो सेना कहलाता है। या किसी की सेवा के लिए कुछ लोग जब जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, सेना कहलाती है। उसी तरीके से पुलिस क्या है, राज्य स्तर पर जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिस टीम को लगाया गया है वही क्या है, पुलिस कहलाती है। इसी तरीके से जनता, नेताजी को सुनने के लिए बहुत सारे लोगों का समूह जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, जनता कहते हैं। इसी तरीके से भीड़, भीड़ क्या है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं, उस समूह को भीड़ कह देते हैं। उसी तरीके से परिवार, परिवार क्या होता है, एक रक्त संबंधियों का समूह होता है। जैसे माता पिता, बेटा और बेटी, या दो बेटा दो बेटी, इन सभी को मिला लिया जाए तो क्या कहलाता है, एक ग्रुप कहलाता है। और उस ग्रुप का नाम हम क्या रख देते हैं, परिवार रख देते हैं। उसी तरीके से गिरोह है, उसी तरीके से दल है, उसी तरीके से सभा है, समिति है, मंडल है, बंडल है। मंडल, मंडल जानते हो, जैसे वायुमंडल है, वायु का जो मंडल है उसी को हम क्या कहते हैं, वायु का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो मंडल शब्द आएगा। ठीक है, अब बंडल की बात करी जाए तो लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लकड़ियों का बंडल कहलाता है। तो इस बंडल शब्द को भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। इसी तरीके से गट्ठर, अब गट्ठर क्या होता है कि लकड़ियों का इकट्ठा करने के बाद उसको हम क्या और कह देते हैं, गट्ठर कह देते हैं। इसी तरीके से कुंज होता है, इसी तरीके से कुटुंब होता है, परिवार का ही दूसरा नाम है। इसी तरीके से कबीला होता है, जनजाति लोगों एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वही क्या बन जाता है, कबीला बन जाता है। इसी तरीके से पार्टी, बहुत सारे नेता मिलकर पार्टी बना लेते हैं तो पार्टी का मतलब एक समूह बना लेते हैं, कक्षा।
अब बहुत से लोग इस कक्षा पर और इस पुलिस पर कंफ्यूज होते हैं। बहुत से कहते हैं सर जी पुलिस समूहवाचक कैसे है। आपने कभी सुना है किसी एक व्यक्ति को कि पुलिस आया? पुलिस आई होता है, पहली बात तो स्त्रीलिंग है, और फिर पुलिस कभी एक नहीं होती। ठीक है, पुलिस एक व्यक्ति नहीं होता। भाई आप बोलते हो कि ये पुलिस है, नहीं पुलिस नहीं, वो पुलिस वाला है, वो पुलिस वाली है। ठीक है, दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, एसआई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, कई सारे इसमें पद होते हैं, लेकिन पुलिस क्या है? एक समूह का बोध कराता है। जब ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इस ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? जैसे दरोगा मिल जाए, सिपाही आ जाए, इंस्पेक्टर आ जाए, इन सभी का ग्रुप क्या कहलाएगा? पुलिस कहलाएगा। तो पुलिस क्या है? समूहवाचक शब्द है। इसी तरीके से कक्षा, जैसे बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो जाएं, क्या हो जाएं? छात्र इकट्ठे हो जाएं और उनकी क्लास लेना या उनको पढ़ाना कोई शुरू कर दे तो उसी को क्या कह दिया जाता है? कक्षा कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? कक्षा। अब जरूरी नहीं है कक्षा कमरे में ही हो, बात समझ रहे हैं? कक्षा जरूरी नहीं है कि कमरे में ही हो, जहां पर आप चाहोगे वहीं जब छात्र बैठ के पढ़ रहे होंगे तो उसी को क्या कह दिया जाएगा कि आज कक्षा यहां लगी है या कक्षा चल रही है। बात समझ में आई? इसी तरीके से देखिए, मैं एक शब्द और लिखता हूं, जैसे संसद, और एक लिखा मैंने संसद भवन। अब अगर ये शब्द आ गया तो ये आपका समूहवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताता हूं। याद रखिएगा, कोई स्थान कभी समूहवाचक संज्ञा नहीं होता। क्या? स्थान कभी समूहवाचक संज्ञा नहीं होता। और इसको मैं भी स्पष्ट करूंगा क्योंकि बहुत से लोग स्थानों को भी समूहवाचक संज्ञा समझ लेते हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई स्थान समूहवाचक संज्ञा नहीं होता। असल में आप देखोगे तो इनमें से कोई भी स्थान नहीं है। अब ये देखिए, संसद भवन क्या है? एक स्थान है। क्या है? भवन। भवन माने क्या होता है? घर होता है। तो भवन की बात करी जाए तो भवन क्या है? एक स्थान है, और स्थान है तो फिर ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन संसद कहा जा सकता है। नेताओं की जहां पर मीटिंग चलती है या नए कानून नेता लोग बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो बात समझ में आया? संसद तो होगा आपका समूहवाचक, लेकिन संसद भवन आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भवन की बात हो रही है और यहाँ पर संसद अर्थात एक ग्रुप की बात हो रही है। तो संभवतः यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो मैं स्थान वाली बात बता रहा था, ऐसा है मेरे बहुत से विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, हर बार की सी बात हो गई है समूहवाचक संज्ञा में, कि सर जी फिर जब आप कक्षा को बता रहे हो तो फिर तो विद्यालय जो है यह भी तो समूहवाचक होना चाहिए। लेकिन मैं अगर बात करूं तो विद्यालय बना किससे? विद्या और आलय से। तो आलय क्या होता है? घर होता है, और घर क्या है? एक स्थान है, और विद्यालय भी क्या है? एक स्थान है। अब विद्यालय में बहुत सारे कक्षा होती हैं, कक्षा नहीं होती, कक्षा कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कक्षा कक्ष, अर्थात कमरे होते हैं जहां कक्षाएं चलती हैं। ठीक है, तो कमरों के समूह को क्या विद्यालय बोल देंगे? नहीं। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो इन सभी अंगों के समूह को शरीर बोलना चाहिए, तो शरीर भी समूहवाचक होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी स्थान कभी समूहवाचक संज्ञा नहीं होता है। तो संभवतः मेरे हिसाब से आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी संज्ञा की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये चीज मैंने जो बताई थी, इसमें देखिए एक और चीज था। जैसे मैंने एक बार परीक्षा ली बच्चों की, तो मैंने लड़के शब्द दिया, क्या ये समूहवाचक है? तो बहुत सौ ने इसको लगा भी दिया कि लड़के समूहवाचक है। ये समूहवाचक नहीं है, ये लड़का शब्द का बहुवचन मात्र है। लड़का शब्द का बहुवचन मात्र है। लड़का मतलब एक लड़के का बोध हो रहा है, यानी कि व्यक्ति का बोध हो रहा है, और लड़के में भी व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, किसी ग्रुप का, किसी समूह का बोध नहीं आ रहा। अब ये जो लड़के बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब इन लड़कों के अगर किसी ग्रुप का नाम रख दिया जाए, ठीक है, इनके लड़कों के ग्रुप का कोई नाम रख दिया जाए, जैसे इन्होंने एक कोई क्या बना लिया? दल बना लिया। तो अब ये दल जो इनके ग्रुप का नाम रखा गया है, इसको समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। लड़के शब्द कभी भी समूहवाचक नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर उनके समूह का जब बोध कराया जाता है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहता है। या ऐसे समझिए कि वे शब्द जो किसी ना किसी ग्रुप का बोध कराते हैं या किसी ना किसी समूह का बोध कराते हैं, वही समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगली हमारी संज्ञा है वो है आपकी, हाँ जी, कबीला, झुंड और यहां संसद। ठीक है, अगली है आपकी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा।
अब देखिए, ये तो आए तो जातिवाचक से ही हैं। अगर ये दोनों के बारे में नहीं पूछा जाएगा तो शब्द हमें किस में मानना होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मंडल आ गया, अब उसने ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया है तो आप क्या लगाओगे? जातिवाचक लगाओगे। इसी तरीके से कबीला शब्द आया तो कबीले की बात करी जाए तो कबीले बहुत सारे हैं, इसी तरीके से पार्टियां बहुत सारी हैं, इसी तरीके से कक्षा की बात करी जाए तो कक्षा समूह बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक कक्षा ये चल रही है, एक कक्षा उधर चल रही है, तो दो कक्षाएं हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर तौर पर जातिवाचक संज्ञा के साथ में ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा भी दे देगा तो हमें भेद से पहले उपभेद लगाने होते हैं, अर्थात निकटवर्ती को लगाया जाता है, इस आधार पर अब समूहवाचक लगाएंगे। चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि जातिवाचक संज्ञा को गिनने और ना गिनने के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अर्थात जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द रह गए जिनको गिना जा सकता है और द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द आ गए या वे नाम आ गए जिनको गिना नहीं जा सकता। अर्थात ऐसे समझिए कि वे संज्ञाएं जिनसे माप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, किसका बोध हो? माप तोल वाली वस्तुओं का बोध। ठीक है, अब देखिए, ये द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ये गिनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जाती, अर्थात सदैव ये एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। गिनी नहीं जाती वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप सीधी सी बात आप इसको समझिए कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जिन संज्ञाओं से मापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो। किसका? वस्तुओं। याद रखिएगा, वस्तुओं से। किसका बोध हो? वस्तुओं का। अभी भाववाचक संज्ञा भी आएगी जिसे गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा तोला जा सकता है। जैसे मुझे गर्मी लगी तो गर्मी को आप क्या बोल सकते हो? बहुत लगी या कम लगी। तो ये कम और बहुत जो आप बता रहे हो ये क्या है? माप तोल कर रहे हो गर्मी की, गिन नहीं रहे। एक गर्मी दो गर्मी कभी नहीं लगती। ठीक है, तो वहां पर और इसमें अंतर क्या है कि वो भाववाचक संज्ञा में वस्तु शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो गर्मी कोई वस्तु नहीं है, तो वे वस्तुएं जिनको मापा तोला जा सके उनके जो नाम है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बात समझ में आ रही है? अब और समझ लेते हैं कि द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक असल में है या द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। अगर मैं द्रव्य की बात करूं तो द्रव्य आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि द्रव्य उस मूल तत्व को कहते हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाया जाता है या परिवर्तित किया जा सकता है। बात समझ में आई? या पदार्थ वो समझिए कि पदार्थ उस मूल तत्व को कहते हैं जिससे अनेक वस्तुएं निर्मित होती हैं। क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। बात समझिएगा इन दोनों के आधार पर। जैसे मैं बात करूं, आपके पास में अंगूठी भी होगी, एक चेन भी होगी, एक ब्रासलेट भी होगा, आपके घर में आपकी माताजी कुंडल भी पहनती होंगी, चूड़ी भी पहनती होंगी, लेकिन उन सभी शब्दों को देखा जाए तो वो सभी क्या हैं? जातिवाचक शब्द है। लेकिन उनमें सभी में एक चीज कॉमन है, उनमें जो कॉमन जो तत्व है वो क्या है? वो पदार्थ है, वो द्रव्य है। तो सीधी सी बात है कि वो किसकी बनी है? सोने की बनी है। अब जरा आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए मेरी अंगूठी है। अब अगर इस अंगूठी को मैं अंगूठी बोल रहा हूं तो किस वजह से? इसके आकार की वजह से ही तो बोल रहा हूं। अभी मैं इसको पिघला दूं, अगर मैं पिघला दूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? वही मूल तत्व बचेगा जिससे विभिन्न चीजों का निर्माण होता है। तो वे मूल तत्व जिनसे विभिन्न चीजों का निर्माण होता है या जिनको हम ठोस, द्रव्य या गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। और आपको इतना दिमाग चलाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बस सीधे सीधे समझ लीजिए कि वे जातिवाचक संज्ञाएं, ऐसे समझिए, वे जातिवाचक संज्ञाएं जिनको केवल मापा तोला जा सके। बात समझ में आ रही है? वे जातिवाचक संज्ञाएं जिनको केवल मापा तोला जा सके उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो जैसे एक है सोना, चांदी, ठीक है, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, कांच, ठीक है। और देखते हैं, ये तो अभी हमने क्या लिए? ठोस में लिए। अब द्रव में देखते हैं, द्रव मतलब तरल में देखते हैं। जैसे घी, तेल, पानी, शराब, स्याही, दही,
दूध, ठीक है, यहां पनीर भी लिख लो, ठीक है। अब देख लेते हैं गैस अवस्था में। गैस अवस्था में देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात तो गैस शब्द, ठीक है, गैस के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, जितनी भी गैसों के नाम है वो सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। अब कहोगे ऑक्सीजन तो एक है, तो भाई ऐसे तो दही भी एक है, ठीक है, दही को हम गिन ही नहीं सकते, तो बात समझ में आ रहा है। तो ये जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बस सीधे सीधे ऐसे समझिए कि वे वस्तुएं जिनको मापा तोला जा सकता है उनके जो नाम होते हैं वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संभवतः आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ इनका थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिस सी छोटी सी कराता हूँ, ठीक है, बिगाड़ दूँ इसको मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, शब्द जितने भी मैं लिखाऊंगा, इनके उदाहरण में जितने भी लिखाऊंगा वो उतने ही कम रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें या आप थोड़ा दिमाग से इस बात को सोचकर चलें कि संसार में कितने नाम हैं और कितने नामों को आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो जितने भी आप दिमाग में लाओगे, 100 लाओगे, 150 लाओगे, तब भी तो रह जाएंगे। अनगिनत नाम है इस संसार में, अनगिनत वस्तुएं हैं, अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत मनुष्य हैं, अनगिनत जीव हैं, जंतु हैं। तो इनके अगर हम नाम लेकर आएंगे यहाँ पर, तो भाई मेरे हिसाब से तो सीधी सी बात है कितने ही ग्रुपों के नाम होंगे, मैं नहीं लिख सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं लिख सकता। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे कि मैं ये जो बात बता रहा था उसको प्रैक्टिकली अब हम समझते हैं। जैसे उसने ये पूछा आपसे, ये पूछ लिया कि कक्षा शब्द में संज्ञा, ये संज्ञा को मैंने संज्ञा लिख दिया, संज्ञा कौन सी है? उसने आपको ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक, दूसरा दिया जातिवाचक, तीसरा दिया उसने भाववाचक, या चौथा दिया उसने इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको यह पढ़ाया गया है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती। पढ़ाया तो मैंने भी 5 प्रकार की है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो समूहवाचक हैं या कहा जाए पदार्थवाचक हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि आप क्या लगाओगे। देखिए कक्षा कोई एक तो होती नहीं, तो व्यक्तिवाचक तो है नहीं, कक्षा कोई भाव नहीं है जिसे हम महसूस करते हों। अब बचा क्या? जातिवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से जो 5 को पढ़कर गए होंगे तो वो इस ऑप्शन को लगा देंगे, और ये ऑप्शन लगाते ही उसका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या ऑप्शन लगाना है? जातिवाचक लगाना है। बात समझ में आई? क्या आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखते हैं कि उसने क्या किया कि इस ऑप्शन को बदल दिया। इसने इस ऑप्शन के स्थान पर लिख दिया समूहवाचक। क्या लिख दिया? समूहवाचक। अब जैसे ही उसने समूहवाचक लिखा तो देखिए यहां पर भेद भी है और उपभेद भी है। जैसे मान के चलो ताजमहल पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या आगरा में। अब क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश भी दिया, आगरा भी दिया, तो निकटवर्ती लगाओगे तो आगरा लगेगा। अब इसका मतलब आगरा लगाने का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से हमें लगाना है। तो उसी तरीके से कि कक्षा शब्द जातिवाचक भी है और समूहवाचक भी है, लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक आती है, और ये क्या है? जातिवाचक का उपभेद है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? समूहवाचक होगा। तो यहां तक बात समझ में आई। चलिए और देख लेते हैं। इसी तरीके से मान के चलो ऐसे ऑप्शन आए, उसने दे दिया क्या नाम है उसका, अन्न। क्या दिया उसने? अन्न शब्द में संज्ञा। उसने व्यक्तिवाचक, जाति, समूह, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब उसने हमें क्या दे दिया? ये शब्द दे दिए। अब हम क्या करेंगे? देखिए व्यक्तिवाचक है नहीं, अन्न बहुत सारे होते हैं, अन्न कभी एक आपके दिमाग में एक चित्र नहीं बनेगा, इसलिए व्यक्तिवाचक है नहीं। अब देखते हैं समस्या क्या है। भाववाचक भी नहीं है क्योंकि अन्न देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जातिवाचक है या समूहवाचक है। बहुत से क्या कहेंगे कि अन्न असल में होता क्या है कि बहुत सारे गेहूंओं का समूह होता है, उसी को हम अन्न कह देते हैं, लेकिन नहीं है, अन्न हम खाते हैं।
क्या करते हैं? अन्न हम खाते हैं। तो खाते हैं तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? एक वस्तु है, कोई समूह नहीं है, तो ये समूहवाचक नहीं है। अब हम क्या लगाएंगे? जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। लेकिन अब यहां पर उसने भाव के स्थान पर ऑप्शन आपको दे दिया द्रव्यवाचक। क्या दे दिया? द्रव्यवाचक। तो अब आप क्या लगाओगे? जातिवाचक न लगाकर द्रव्यवाचक लगाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों को मैं समझा पाया हूं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है या आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी दिखाई दे रही है या आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिए। ठीक है। कुछ बच्चे मेरे से कह रहे हैं, ऑफलाइन भी कह रहे हैं, ऑनलाइन भी वाले भी कह रहे हैं कि सर लाइव आइए, लाइव आइए। मैं इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। मैं भाई अभी लाइव नहीं आ सकता क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे नहीं हुए हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको बहुत से लोग ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरे को क्या, बहुत सारे तो ऐसे गलत लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं कि उनको उन्हीं का हिंदी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो उनको गलत ही क्यों ना पढ़ाते हों। मैंने उनकी आंखें खोलने के लिए स्पेशली एक क्रिया का वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे क्रिया को वीडियो को देखने वाले केवल 117 लोग हैं, जिनमें से 117 में भी अगर मैं बात करूं तो 100 तो मेरे ही स्टूडेंट निकल आएंगे जो मुझसे पढ़ते हैं। बच्चे 17 की बात तो आए और आकर देखकर चले गए, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं सीधी सी बात करता हूं, समझ में आना एक अलग बात है और ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना एक अलग बात है। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आएगा और ऑथेंटिक भी मिलेगा। गारंटी की बात है कि आप मेरे वीडियो को देखकर देखिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। आप उनके अनुसार चलोगे तो आपका गारंटी से प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाएगा। मैं उनसे कई बार कह चुका हूं कि आप इन चीज़ों को सुधारिए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। अगर उनमें गलती नहीं है तो फिर वो मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। तो चलिए, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगला जो हमारा वीडियो है वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगले वीडियो तक। चलिए, नमस्कार।